नमस्कार, आप सभी का बिग लर्निंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और मैं हूं पूजा भारद्वाज। और जैसे कि जो हमारी पिछली क्लासेस थी उसमें हम पढ़ रहे थे भारत के भौतिक प्रदेश, और जिसके अंतर्गत हमने उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र पढ़ा था और हमने हिमालय के बारे में सब जाना था। अब जो है हमारा जो नया जो हमारा दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो आएगा उत्तर के विशाल मैदान, या फिर आप कह सकते हैं जो सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान था। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ये मैप है, ठीक है, ये मैप है और इसमें मैंने आपको जो है थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है। बाकी जो है धीरे 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 हम जानेंगे कि आखिर इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए जो हमारा जो पहला सेक्शन था उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र, ये वाला तो देखिए हम पढ़ चुके हैं, है ना। और जो हमारा जो ये वाला जो हिस्सा था उत्तर के जो विशाल मैदान, वो हम पढ़ेंगे अब। जैसे कि मैंने आपको पहली क्लासेस में भी बताया था कि ये हमारा बेसिक है, लेकिन ये जो बेसिक है ये नींव का काम करेगा। अर्थात जितनी अच्छी हमें इसकी नॉलेज रहेगी उतना ही हमें आगे जो है समस्या नहीं होगी। तो चलिए अब विस्तार से पढ़ते हैं इसको। तो ये हो गया आपका सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए जो ये वाला है उत्तर का जो ये विशाल मैदान है, उत्तर का जो ये विशाल मैदान है, अगर आप इसको देखेंगे तो आप जो है उत्तरी राजस्थान से शुरू कीजिए, उत्तरी राजस्थान से शुरू कीजिए, फिर उसमें पंजाब हरियाणा को मिलाइए और उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनको मिलाते हुए असम तक पहुंच जाइए। तो आपको ये जो पूरा क्षेत्र है ये जो आपको मिलेगा ये है सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। ये विस्तार जो है जो मैंने आपको बताया है ये है सिर्फ भारत में। अगर आप इसका भारत से बाहर अगर आप इसका विस्तार देखेंगे तो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो सिंधु का मैदान है वहाँ पे, और जो बांग्लादेश है तो वहाँ तक इसका आपको जो है विस्तार मिलेगा। इस विशाल मैदान की खासियत क्या है? इस विशाल मैदान की खासियत ये है कि ये सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ के द्वारा लाई गई जो जमा की गई है, लाई गई है और जमा की गई है जो काप मिट्टी है, उससे ये क्षेत्र बना हुआ है। और इस वजह से ये वाला जो क्षेत्र है ये बहुत उपजाऊ हुआ है, ठीक है ना। तो इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जैसे नदियां हैं, नदियां क्या होती है, नदियां जैसे बहती हैं, ठीक है, और वो अपने साथ अवसाद लेके चलती हैं, तो फिर वो उनको जमा करती रहती है, वो जमा करती रहती है। तो करते 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 भूगर्भीय संरचना के दौरान एक निश्चित कालक्रम में होते 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 ये पूरा का पूरा आप जो देख रहे हैं ये उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण हो गया। देखिए आप कि ये उत्तर का विशाल मैदान कितना बड़ा है। आप सोचिए कि आप राजस्थान से शुरू कीजिए और राजस्थान से लेकर आप असम तक जाइए, और अगर आपको पीछे जाना है तो पाकिस्तान में आप सिंधु का मैदान देख लीजिए और बांग्लादेश में देख लीजिए। तो इतना विशाल ये मैदान है, और इसकी खासियत ये है कि ये उपजाऊ बहुत है, क्योंकि ये नदियों द्वारा जो लाई गई मिट्टी है उससे ये उसके जमा होने से बना है। तो यहाँ पे जो फसल होती है वो मतलब अच्छी पैदावार होती है यहाँ पे। तो अब हम इसको समझेंगे। वैसे तो देखो ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो आप जो है उसको किस तरीके से समझोगे, तो उसको हमें डिवाइड करना होगा, सेक्शन में डिवाइड करना होगा। तो चूँकि ज़्यादा डीपली हमें नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा हमें पढ़ना है बेसिक नॉलेज, तो मैं वही प्रयास करूँगी। और चूँकि ये जो टॉपिक है ये जो भारत के जो भौतिक प्रदेश है ये काफ़ी लंबा जो है ये टॉपिक है, और मैं इसको आसान बनाने का प्रयास करूँगी। तो चलिए आइए इसमें देखते हैं। तो जो ये उत्तर का विशाल मैदान है, जैसे कि मैंने बताया कि ये उत्तरी राजस्थान में से ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है।
तो आप अगर देखें राजस्थान में एक पर्वत श्रेणी है अरावली। अभी मैं आपको वैसे समझा रही हूं, फिर मैं आपको मैप के माध्यम से समझा दूंगी। ये अरावली पर्वत श्रेणी है। तो ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये क्या करती है, ये करती है ये जो सतलज और सिंधु जो नदी हैं और ये जो गंगा समूह की जो ये नदियां हैं उसमें ये जल विभाजक का काम कर देता है। ठीक है ना। तो क्या होता है कि जो सिंधु नदी वाला क्षेत्र है ये वाला हो गया, तो सिंधु नदी वाला क्षेत्र है सतलज वाला ये इधर हो गया, और जो ये गंगा और सॉरी ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों वाला जो क्षेत्र है। हाँ जी अर्पित जी, एक मिनट देखना जरा इसमें क्या हुआ है। बीच में पता नहीं क्या हो गया था, थोड़े ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ फॉर्मेट वगैरह हो रहा हो तो। हाँ हाँ। अच्छा उस पर ध्यान नहीं दूँ। अच्छा 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 अच्छा, बस तो मैं पढ़ाती रहूँ आराम से, चाहे कुछ भी होता रहे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो कट हो जाएगा ना ये। चलिए। हम्म, तो ये जो अरावली पर्वत है ये सिंधु सतलज और उसकी सहायक नदियों का जो समूह है, ध्यान से सुनिएगा, सिंधु सतलज और उसकी सहायक नदियों का जो समूह है, ठीक है, और गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां और उनकी सहायक नदियों का जो समूह है उनके बीच में ये जल विभाजक का काम करता है। तो ये वाला तो होता ये वाला जो क्षेत्र है, आप जैसे कि मैंने बताया ये वाला जो क्षेत्र हो गया ये अरावली पर्वत हो गया, ठीक है। तो ये इधर वाला क्षेत्र हो गया आपका सिंधु सतलज वाला, और इधर वाला जो क्षेत्र हो गया ये आपका हो गया गंगा और ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों को। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि जो अरावली के पीछे का जो है ये पश्चिमी मैदान कह दिया इन्होंने, और ये जो पूर्व वाला हिस्सा है इसको पूर्वी मैदान भी कहते हैं, पूर्वी मैदान भी कहते हैं। ठीक है, तो हम दोबारा से देख लेते हैं कि आखिर ये है क्या। तो यहां हम दोबारा से डालते हैं और आपको अच्छे से समझ में आएगा। उत्तर का जो विशाल मैदान है ये देखिए, उत्तर का जो विशाल मैदान है आप इसको सतलज गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कह सकते हैं। लेकिन चूंकि अरावली पर्वत जो है वो जल विभाजक का काम कर देता है इन नदी और नदी समूह के बीच में, तो इन्होंने क्या कर दिया, पूर्वी मैदान भी कह दिया। सॉरी एक मिनट, ये इधर वाला जो है पश्चिमी मैदान हो गया, और इधर जो हो गया ये हो गया पूर्वी मैदान। समझ में आ रही है बात। अब फिर से इनको डिवाइड करते हैं कि भाई जो पश्चिमी मैदान है उसके अंतर्गत आखिर हम क्या लेते हैं, और जो पूर्वी मैदान है उसके अंतर्गत आखिर हम कौन सा हिस्सा लेते हैं। तो फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए ये जो पश्चिम का मैदान है, पश्चिम के मैदान में आप देख लीजिए, जो एक तो हो गया आपका सिंधु का मैदान, ये इसको अलग नेक्स्ट पेज पे कर देती हूँ, है ना।
यहाँ से ये आपने समझ लिया कि जो उत्तर का विशाल मैदान है, जिसे हम जो है सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं, अरावली पर्वत जो है जल विभाजक का काम करता है। और तो ये जो नदी समूह है इसमें जो जल विभाजक का काम करता है, तो ये जो पिछला जो हिस्सा है इसको पश्चिमी मैदान कह रहे हैं, और जो आगे का जो हिस्सा है जो इसको पूर्वी मैदान कह रहे हैं। अब ये देखो, अभी वैसे समझाती हूँ, फिर उसमें मैप में समझा दूंगी। उत्तर का विशाल मैदान, तो ये हो गया आपके पश्चिमी मैदान। और ये हो गया आपका पूर्वी मैदान। ठीक है ना। और बीच में ये क्या है, अरावली श्रेणी। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब पश्चिमी मैदान को हम डिवाइड करेंगे। तो जो पश्चिमी मैदान है इसको हम 3 सेक्शन में देखते हैं, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र को समझना तो ऐसा वो इतना आसान नहीं है, और फिर क्षेत्र को समझना ही काफ़ी नहीं है। अब उत्तर का विशाल मैदान है, नदियों ने जितनी भी उपजाऊ मिट्टी है वो ला ला के जमा कर दी, आसान भाषा में समझिए। अब हर जगह की अलग अलग जो है खासियत है, ठीक है ना। तो अब अगर आप किसी भी चीज़ को जब समझेंगे, एक बड़े क्षेत्र को अगर आप समझेंगे तो उसको थोड़ा सा छोटे छोटे अगर आप सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे तो चीज़ें आसान हो जाती है। तो इसलिए ये डिवाइड हो गया। तो पश्चिम का जो मैदान है इन्होंने एक तो सेक्शन में एक तो बना दिया इसका सिंधु मैदान। दूसरा जो है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आप जब इसमें पंजाब और हरियाणा को और जोड़ लीजिए तो पंजाब हरियाणा का मैदान, और एक आ गया आपका राजस्थान का मैदान। ठीक है, ये। और अगर आप पूर्वी मैदान को देखेंगे तो पूर्वी मैदान को हम 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। एक कह देते हैं भाई गंगा का मैदान, और एक आपका हो गया ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, ये हो गया। तो मैं एक बार फिर से आपको जो है रिपीट कर देती हूँ ताकि आप उसमें जो है उलझे ना। उत्तर का विशाल मैदान हम पढ़ रहे हैं, ये है हमारा सेकंड टॉपिक। पहला हमने उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र पढ़ ही लिया था, उसके अंतर्गत हमने हिमालय के बारे में जाना था, भाई कौन कौन चीज़ की जो है किस तरीके से जो है हिमालय का डिवीज़न है, उसकी उत्पत्ति के बारे में हमने जाना था। फिर जो हमारा जो दूसरा पार्ट था वो आ गया था हमारा उत्तर का विशाल मैदान, या फिर सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो अब हम इसको हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हमने इसको पश्चिम का मैदान, एक जो है पूर्वी मैदान। अब पश्चिमी मैदान के अंतर्गत क्या आएगा, पश्चिमी मैदान के अंतर्गत आएगा जो पश्चिमी हिस्सा है। पश्चिमी हिस्से में आप जो है जो ये वाला हिस्सा आपका पाकिस्तान में पड़ेगा। अगर आप मैप में इसको देखेंगे तो उधर से चलिएगा तो ये पाकिस्तान के इधर पड़ेगा, ये जो है पंजाब और हरियाणा, ये वाला जो है उससे आगे पड़ेगा, और फिर ये राजस्थान वाला पड़ेगा, ये उससे आगे पड़ेगा। फिर ये वाला जो हिस्सा है ये गंगा, ये उससे आगे पड़ेगा, और ये ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है ये उससे आगे पड़ेगा। तो मतलब हम जो आ रहे हैं, हम आ रहे हैं यहाँ से, देखिए हम इधर से आ रहे हैं ना, तो हम जो है पश्चिम से पूर्व की ओर आ रहे हैं, है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर आ रहे हैं। तो अब इसको थोड़ा सा मैप में देखेंगे, मैप में देखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। ये देखिए, तो भाई जैसे कि मैंने बताया ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, तो इसमें तो हमें जो है कुछ करना ही नहीं है।
तो ये वाला जो हिस्सा है ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, है ना। अब हमें जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है ये वाला क्षेत्र। तो इसमें क्या है, ये देखिए, ये है पाकिस्तान वाला हिस्सा। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ हिस्सा आपको पाकिस्तान में मिलेगा और इसका जो कुछ हिस्सा है जो आपको बांग्लादेश में मिलेगा। लेकिन अभी हमें पाकिस्तान या बांग्लादेश का तो हमें पढ़ना नहीं, हमें तो भारत का पढ़ना है ना। तो ये देखिए, ये है सिंधु वाला क्षेत्र है ये, तो ये सिंधु का मैदान है इधर। ये पंजाब हरियाणा का मैदान है और ये राजस्थान का मैदान है, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा, ये इधर वाला जो हिस्सा है ये किसके अंतर्गत हो गया, ये हो गया आपका पश्चिमी मैदान के अंतर्गत, ठीक है ना, पश्चिमी मैदान के अंतर्गत। और अब देखिए ये गंगा का हो गया, तो ये ऊपरी गंगा का मैदान हो गया और ये गंगा का मैदान हो गया और ये मध्य गंगा का मैदान हो गया। ये वाला हिस्सा जो है ये गंगा का निम्न मैदान हो गया। तो ये जो हमने पढ़ा था, हमने देखा था कि जो पूर्वी मैदान है तो हमने देखा था कि जो पूर्वी मैदान है, पूर्वी मैदान के अंतर्गत हमने क्या देखा था कि भाई एक तो गंगा का मैदान उसमें आएगा, एक उसमें आएगा ब्रह्मपुत्र का, ठीक है। तो यहां से लेके ये देखिए, ये आप ऐसे समझिए ये वाला जो हिस्सा है ये आप यहां से लेके ये यहां तक, सॉरी, ये यहां से लेके ये यहां तक, तो ये क्या है, ये हो गया आपका गंगा का मैदान। क्या हो गया ये, गंगा का मैदान। और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो ये है आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। ये क्या है आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। आया कुछ समझ में। तो अब हम इनको जो है, अब हमने मैप में तो देख लिया थोड़ा, तो अब जो है हम इनको बारी से समझते हैं, बारी बारी से आखिर इनकी खासियत क्या है। देखिए, तो ये जो सिंधु वाला जो मैदान है, सिंधु का मैदान जो है, इसकी खास बात ये है कि इसमें ज़्यादातर जो है आपका सतलज वाला हिस्सा आता है, तो इसको सतलज का मैदान भी कह देते हैं, ठीक है, सिंधु वाला जो मैदान है। जो ये वाला हम पढ़ रहे थे, ये जो है इसमें क्या है, इसमें ज़्यादातर सतलज वाला हिस्सा आता है, तो हम इसको सतलज का मैदान भी कह देते हैं। ऊपर वाला जो हिस्सा है इसका, वो बना है बांगर से। बांगर जो मिट्टी होती है वो होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो ऊपर वाला हिस्सा तो इसका बांगर से है और जो निचला वाला हिस्सा है वो है डेल्टाई। अगर आप पंजाब हरियाणा वाला मैदान का अगर आप देखें, ठीक है, पंजाब हरियाणा का अगर आप मैदान देखें ये वाला, इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है, देखिए पंजाब ये दोआब से मिलकर बना है। यहाँ पे जो है 5 नदियां हैं, 5 नदियों के दोआब। पंजाब का मतलब क्या है, पैसे पन यानी कि 5 नदियों का जो है यहाँ पे दोआब बनता है, तो इसलिए इसका नाम भी पंजाब रखा हुआ है। तो ये जो है यहाँ पे कौन कौन सी नदियां हैं, झेलम, ये सिंधु तंत्र हो गया, ऊपर ऊपर हो गया सिंधु, झेलम, फिर आपकी चेनाब, रावी, ठीक है, व्यास,
और सतलज। तो ये 5 नदियां हैं, तो ये यहाँ दोआब बनाती हैं। ठीक है, अब देखो जैसा ये है सिंधु है, सिंधु सागर, तो सिंधु सागर का दोआब है। सिंधु सागर का दोआब किस किस नदियों के बीच में है? एक तो सिंधु है, एक जो है आपकी झेलम हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम थोड़ा सा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी अगर हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर ज़्यादा मिक्स हो जाएगा। तो बस आप थोड़ा सा, अभी मैं दोआबों के बारे में मैं बाद में बताऊंगी, पहले बस यही समझ लीजिए कि यहाँ पे जो है ना 5 नदियों का जो है यहाँ पे दोआब बनता है। तो इस वजह से ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है ना, ये पंजाब और हरियाणा वाला जो क्षेत्र है, इसकी ये खासियत है। अब देखो ये जो ऊपरी गंगा है, तो हम जो है ये ऊपरी गंगा, जैसे इसमें तो सेक्शन वाइज डिवाइड करके दे दिया मैप में, तो कि भाई आप इतने हिस्से में जाओगे। ये वाला हिस्सा उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश बिहार का है, ये पश्चिम बंगाल हो गया। तो भाई ये वाला हिस्सा ऊपरी गंगा का हो गया, ये गंगा का मैदान हो गया, ये मध्य हो गया, ये गंगा का निम्न मैदान हो गया। तो हम इसे पूरा का पूरा जो है ना गंगा का मैदान मानेंगे। ठीक है, तो इस गंगा के मैदान की खास बात क्या है, बस इसमें हमें ये देखना है। लेकिन उससे पहले हम जो हमारा जो राजस्थान का जो मैदान है, एक बार हम इसे देख लेते हैं। तो जो राजस्थान का मैदान है, राजस्थान के मैदान में जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे जो है अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत श्रेणी है। तो अरावली पर्वत जो श्रेणी है उसकी खास बात क्या है? उसकी खास बात ये है अरावली पर्वत श्रेणी की कि इसमें से ना एक लूनी नदी निकलती है, अरावली श्रेणी। ये तो मैंने बता ही दिया था कि भाई ये जो है जल विभाजक का काम करता है। तो एक लूनी नदी निकलती है, और लूनी नदी जो निकलती है वो कच्छ के रण में गिरती है फिर जाके। ठीक है, और इस वाले क्षेत्र में आपको जो है सांभर, डिंडवाना जैसी नमक की झीलें मिलेंगी। इस वाले क्षेत्र में आपको क्या मिलेगा? सांभर, डिंडवाना जैसी नमक की झीलें मिलेगी। इनमें जो है, इन झीलों में जो सबसे जो खास बात है वो है सांभर की। सांभर जो है ये भारत की सबसे बड़ी जो है अंतः स्थलीय नमकीन झील है। अंतः स्थलीय का मतलब क्या है? मतलब ये स्थल के अंदर है। ठीक है, समुद्र से नहीं है, ये स्थल के अंदर है, तो इसको अंतः स्थलीय कहा जाता है। तो ये उसकी क्षेत्र की खास बात है। देखो ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, क्योंकि पैठ के लिए ज़्यादा डीप में क्या पढ़ना। भाई अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो तब बहुत ज़्यादा जो है डीप में पढ़ना होता है। ये तो बस हल्का हल्का बस आपको पता होना चाहिए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा, ताकि आपके सारे प्रश्न हो जाए। ठीक है ना। अब देखिए, अब ये जो है, ये वाला जो हिस्सा है, ये जो आप देख रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था, ये सारा जो है गंगा का मैदान है। ये पूर्वी हिस्सा आ गया, पश्चिमी वाला तो हमने ख़त्म कर दिया, ये पूर्वी मैदान आ गया। तो पूर्वी मैदान में जैसे मैंने कहा था, पूर्वी मैदान में आपको क्या मिलेगा? गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र का मैदान, है ना। तो इसकी खास बात क्या है? देखें, इसकी खास बात ये है कि यहाँ पे 2 तरह के आपको क्षेत्र मिलेंगे। अब ये 2 तरह के क्षेत्र कौन से होंगे? एक तो होगा आपका बांगर, एक होगा आपका खादर। अब भाई प्रश्न होता है बांगर क्या है? तो बांगर जो है वो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का मतलब, जैसे कि देखो भाई नदियां आज से तो है नहीं,
है ना। नदियाँ आज से तो है नहीं, नदियाँ तो बहुत पहले से है। तो नदियाँ जब बहती हैं तो अपने साथ अवसाद लेके आती हैं, या मान लो कहीं बाढ़ आ गई, अवसाद लाती रही, अपना वो अवसाद जहाँ इकट्ठा हो गया फिर उस पे से ऊपर को उतर गई। ये तो आपको पता है, नदियाँ तो जो है पहाड़ों को भी काट देती है। तो इस तरीके से नदियों ने जो है, जो पहले से जो चल रहा था, अवसाद लाती रही, इकट्ठा होता रहा, इकट्ठा होता रहा। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये जो बांगर है, इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसकी ऊंचाई ऐसी है कि यहाँ पे बाढ़ नहीं आती है, ठीक है, ये इसकी खास बात है। तो ये उपजाऊ है, लेकिन ज़्यादा इसका अपर्दन हो चुका है। तो अपर्दन हो चुका है तो यह इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि जैसे ज़्यादा सिंचाई कर देते हैं, जिस क्षेत्र की ज़्यादा सिंचाई कर देते हैं तो वहाँ पे एक सफ़ेद परत आ जाती है। तो जो नमक की होती है, वो सफ़ेद परत जो होती है, सफ़ेद परत होती है नमक की, तो उसको ये रेह भी बोलते हैं। जिन क्षेत्रों में ऐसा होता है तो रेह भी बोलते हैं उसको, ठीक है। ये बस समझना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आ जाता है कि भाई पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं, भाई आप बांगर हो गया उसमें। खादर क्या है, देखो खादर क्या है, जो अब जो नवीन है, जैसा बाढ़ आती है कहीं, है ना, जैसे निचले जो प्रदेश होते हैं ये के नदी घाटियों के, तो इनमें बाढ़ आती रहती है, तो वो जो अवसाद है वो जमा होता रहता है, तो वो जो नया है उसको जो है खादर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है, हमने थोड़ा सा हल्का फुल्का जाना कि आखिर उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत आएगा क्या। तो हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, भारत के भौतिक प्रदेश। अब भारत के भौतिक प्रदेश में आपने देखा होगा जो हमारा नेक्स्ट जो है, भाई एक पहले था हमारा उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, फिर हमारा क्या था, फिर हमारा था भारत के उत्तर भारत का विशाल मैदान हो गया, फिर ये तो भारत के जो ये मरुस्थल वाला हिस्सा हो गया, फिर था दक्षिण का पठार, है ना, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। तो ये हम पढ़ेंगे। ये देखिए मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, ये वाला दक्षिण भारत का, ठीक है। तो ये जो दक्षिण भारत का है, ये दक्षिण भारत के पठार है। तो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। अब पठार मैं अगर कह रही हूँ दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, तो पठार में भी पठार हैं, मतलब ढेर सारे पठार हैं। बस वही थोड़ा हम जानेंगे, दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसमें हम जानेंगे, हम थोड़ा इसके बारे में, इसमें और क्या क्या जानेंगे दक्षिण के जो प्रायद्वीपीय पठार है। वैसे तो देखो, पढ़ने को तो मैंने आपको मैप दे दिया है, अगर आपको वैसे नहीं मिल रहा है तो आप इसमें देख सकते हैं, लेकिन अपना एटलस जरूर साथ में रखें तो आपको आसानी होगी, तभी आपको ये समझ में आएगा, वैसे नहीं समझ में आएगा। वैसे तो मैं बताती रहूँगी, आप सुनते रहेंगे, बोर होते रहेंगे, है ना। ये मैप है, इसमें समझाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। ये इसलिए है थोड़ा कि आपको जो है ना दिक्कत ना हो, तो हम एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो पहले तो हम देखो दक्षिण का जो है प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। भाई क्या है ये दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। देखो अगर मैं मैप में दिखाऊं, है ना, अगर मैप में दिखाऊं तो ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये वाला जो हिस्सा है, तो ये हमारा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार था, है ना। तो इस ये जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, इसकी खास बात ये है, थोड़ा सा हम जानेंगे। जैसे कि हम लोगों ने जब पढ़ा था हिमालय पर्वत के बारे में, जिस समय हिमालय पर्वत की हम उत्पत्ति पढ़ रहे थे, तो उसमें था कि जो भारत का जो ये प्रायद्वीपीय पठार है, ये पहले से ही है, हिमालय इसके बाद में बना, पहले तो यही हिस्सा था, यही हिस्सा था, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है भारत का, ये पहले से ही था, और ये आर्कियन चट्टानों का बना है, ठीक है।
तो वैसे तो अब तो यहाँ भूकंप आने लगे हैं, पहले यहाँ मतलब ये विवर्तनी की दृष्टि से ये शांत क्षेत्र था, तो यहाँ भूकंप आने की भी संभावना नहीं थी, पर अब आज आने लग गए हैं, तो अब वो जो है एक जो था कि भाई नहीं आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। पर कुल मिला के फिर भी ये शांत क्षेत्र ही है, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे कि आखिर इतने बड़े क्षेत्र में क्या क्या हमें और मिलेगा। भाई क्या क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? भाई हमें यहाँ पे पठार मिलेंगे, पर्वत मिलेंगे, नदियाँ मिलेंगी। आखिर हम जो भारत का जो भौतिक प्रदेश है, हम यही तो पढ़ रहे हैं, है ना। भारत के भौतिक प्रदेश में पढ़ना क्या है कि उसकी जो भौतिक संरचना है वो किस तरह की है, वही तो पढ़ेंगे। अभी हमें उद्योग के बारे में तो हमें पढ़ना नहीं है, सिर्फ भौतिक संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि अगर आप इसकी उत्तरी सीमा को अगर आप देखोगे, तो उत्तरी सीमा में आपका अरावली पर्वत श्रेणी, कैमूर श्रेणी, राजमहल हिल, और आपका शिलोंग का पठार, मेघालय का पठार भी कह देते हैं इसको। ये उत्तरी सीमा बनाता है। अभी बस मैं थोड़ा सा समझा रही हूँ, फिर मैप में आपको अच्छे से बता दूंगी। ये उत्तरी सीमा बना देते हैं, ठीक है। ये ऐसे ये उत्तरी सीमा बन गई, तो ये तो होगी इसकी उत्तरी सीमा। ये तो सारा ही मिट गया, है ना, कोई नहीं। अब दक्षिण क्या है? दक्षिण में कन्याकुमारी। दक्षिण में आप क्या देखेंगे? कन्याकुमारी। अगर आप जाएंगे पूर्व में, तो पूर्वी जो सीमा बनेगी वो बनेगी पूर्वी घाट से, और जो पश्चिम में बात आएगी इसकी, तो ये पश्चिम में होगा आपका पश्चिमी घाट। तो कुल मिला के अगर हम ओवरऑल चीज़ों को देखें कि भाई आखिर दक्षिण का जो ये प्रायद्वीपीय पठार है, अगर हम इसको जो है समझने का प्रयास करें, दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार को, एक मिनट, अगर हम दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार को समझें, तो हम ये कहेंगे कि भाई जो इसका जो उत्तर वाला है हिस्सा, अरावली श्रेणी, आपकी कैमूर श्रेणी है, राजमहल हिल, शिलोंगा पठार या मेघालय का पठार, ये जो है इसकी उत्तरी सीमा बना देता है। अगर हम दक्षिण में आएंगे तो कन्याकुमारी जो है इसका दक्षिणी सीमा हो गया। अगर हम पूरब में जाएंगे तो पूर्वी घाट इसकी जो है पूर्वी सीमा बनाते हैं, और पश्चिमी जो है पश्चिमी घाट इसकी पश्चिमी सीमा बनाते हैं। ये वाला जो हिस्सा है चूँकि अफ्रीका से अलग हुआ है, तो ये जब ऐसे एकदम से, मैंने आपको बताया था प्लेट विवर्तनी की थ्योरी में, हम प्लेट आपस में टकराई, एक दूसरे से ऐसे अलग हुआ, तो क्या हुआ कि वो भ्रंश घाटी बनी। भ्रंश घाटी जो बनी वो बन गया आपका अरब सागर, और जो कगार के रूप में जो ये है, ये हो गया आपका पश्चिमी घाट। तो हमें ये पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इसको मैप में देख लेते हैं। देखो ये है, अब इसमें भी देखो पठारों में भी पठार हैं, ये ढेर सारे पठार हैं। तो अब हम पठारों के बारे में जानेंगे, और इसमें हम जानेंगे कि भाई जो आपका जो है कौन कौन सी इसमें रेंज है, ठीक है।
कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ इसमें माउंटेन रेंज है, कौन कौन से पहाड़ कहाँ कहाँ से मिलेंगे, एक एक करके जो है इसमें इंफॉर्मेशन हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको, शुरुआत करते हैं इसकी। तो देखो, जैसे कि मैंने इसके बारे में थोड़ी सी आपको कहानी सुनाई कि भाई ये आर्कियन क्रम की चट्टानों का बना हुआ है। ठीक है, और शांत क्षेत्र है विवर्तनिक दृष्टि से काफ़ी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक खास बात है, यहाँ पे दो नदियाँ बहुत खास है। देखो, बस समझना है, ताप्ती नदी, एक तो है नर्मदा नदी और एक है ताप्ती नदी। ये दो नदियाँ ऐसी हैं कि इसने जो है इस दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार को जो है दो असमान हिस्सों में इन्होंने बांट दिया है। तो ऊपर वाला जो क्षेत्र है, उत्तर वाला जो क्षेत्र है, उसको कह देते हैं मालवा का पठार। और नीचे वाला जो क्षेत्र है ये तो उत्तर का हो गया, और जो नीचे वाला जो क्षेत्र है उसे कह देते हैं जो दक्षिण में, दक्कन का पठार। तो ये कहानी है एक तरह से। वैसे तो डिवीजन में भी डिवीजन है बहुत सारे, पठारों के अंदर पठार है। ठीक है, लेकिन एक एक करके समझेंगे। तो अब मैं मैथ में दिखा देती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। यह है मालवा का पठार, आप देख रहे हैं मालवा का पठार, और यह है दक्कन का पठार। और जो मुख्य जो है इसमें इसमें है नर्मदा और ताप्ती नदी। अब हम अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा बस चीज़ों को जानना है, बस थोड़े से नाम से परिचित हो जाइएगा। जब हम अपवाद तंत्र पढ़ेंगे तो हम सारा पढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा नदियों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा मैं बताती चलूँगी, ताकि आपको जो है कुछ नाम सुनने की आदत हो जानी चाहिए, नहीं तो पजल हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये है अरावली श्रेणी, ये है विंध्यन श्रेणी। यहाँ देखिए, ये अलग से दिखा देती हूँ, इसमें देख लीजिए, इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये थार मरुस्थल स्थल है, ये हम अरावली के बारे में पढ़ ही रहे हैं। ये है अरावली श्रेणी, ये किस में पड़ेगी, ये पड़ती है राजस्थान में। ठीक है, और ये विंध्य, ये वाला जो आप देख रहे हो ये है विंध्यन श्रेणी, और इसके अगर हम दक्षिण में आएंगे तो आपको मिलेगी सतपुड़ा श्रेणी। और अगर आप इधर जाएंगे सतपुड़ा के पूर्व में जाएंगे आपको मिलेगी मैकाल श्रेणी। तो आज हम थोड़ा ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे तो है ही। तो ये देखिए, जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, इसको ऐसे नहीं, ऐसे समझिए थोड़ा। इसको हम सेक्शन में डिवाइड करके करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो मैंने बस आपको जो है एक कहानी बताई। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, नए सिरे से इसको देखने का प्रयास करेंगे। इसकी क्या खासियत बताई थी मैंने, इसकी खासियत ये थी कि प्राचीनतम है, आर्कियन चट्टानों का बना है, ज्वालामुखी उद्गार से जो। ठीक है, अब ये जगह अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की यहाँ पे मतलब एक तरह से कहिए कि पूरे क्षेत्र में जो है विभिन्नताएं पाई जाती हैं। भाई कहीं की मिट्टी कैसी, कहीं की मिट्टी कैसी, किसी जगह की कुछ और विशेषता है, किसी जगह की कुछ और विशेषता है। तो इसी तरीके से हम इसका विभाजन करें। तो अगर हम देखें, डिवाइड करते हैं हम दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार को,
तो हम पहला इसको करेंगे अरावली श्रेणी में। ठीक है। दूसरा हम कर देंगे मध्यवर्ती उच्च भूमि में। अब मध्यवर्ती उच्च भूमि में भी हम क्या क्या करेंगे, तो उसमें आएगा एक तो मालवा का पठार आ गया, जैसे कि अभी मैं आपको बता रही थी मालवे के पठार के बारे में। दूसरा हम इसमें करेंगे बुंदेलखंड का पठार, क्योंकि पठारों के अंदर आपको पठार पढ़ाने हैं ना, तो कई बार ना ऐसे क्रम पूछ लेता है पठारों का, हाँ भाई इसके पूर्व में कौन है, इसके उत्तर में कौन है। और फिर तीसरा जो मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत आएगा वो आएगा विंध्य श्रेणी। अभी जैसे मैंने आपको विंध्य श्रेणी पढ़ाई, जैसे मैं आपको कहानी सुना रही थी, तो इस कहानी को सुनाने का मतलब यही था कि जब मैं आपको डिवीजन बताऊं तो आपको ये ना लगे कि भाई अरे ये तो सुना ही नहीं है। अब जैसा कि मैंने आपको कहानी सुनाई कि भाई जो इसकी जो मुख्य नदी है उसने इनको जो है दो असमान भागों में बांट दिया है। तो ऊपर वाला उत्तरी वाला जो हिस्सा है वो मालवा का पठार आ जाता है और नीचे वाला होता है दक्कन का पठार। अब जो दक्कन का पठार है ना, बेसिकली दक्कन का पठार काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं। एक तो है लावे से बना हुआ, जो कि बेसिकली महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, लावे से बना हुआ है। लावा निर्मित पठार जो है, ठीक है। राइटिंग मुझे पता है मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है, और पर इस तरह से तो है, मैं थोड़ी सी देखो साफ करने का मैं प्रयास कर रही हूँ ताकि समझ में आ जाए। लेकिन मैं बोल तो रही हूँ ना, तो जैसे मैं बोल रही हूँ तो आप जो है कॉपी पेन लेके बैठिए और उसको लिखते जाइए। दूसरा है तेलंगाना का पठार, बाकी मैं प्रयास करूंगी कि मेरी और अच्छी हो जाए। और तीसरा है आपका कर्नाटक का पठार, मैसूर का पठार भी कह देते हैं इसको, लिख देती हूं मैं। परेशान मत हो जाना कि भाई ये तो बहुत सारा है। देखो एक चीज़ है, ये वाला जो टॉपिक है ना, भारत के भौतिक प्रदेश, इसकी खासियत ये है कि ये सबसे लंबा है। भारत के भूगोल में जो सबसे लंबा जो टॉपिक है वो यही है, लेकिन इसमें से आपके 60 से 70 जो है आपका हिस्सा कवर हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही मतलब इसको जो है ये जो बेसिक नॉलेज है ये हर हिसाब से बहुत ज़रूरी है। अच्छा ये दक्कन का पठार हो गया। अब देखिए, अब इसमें आ जाएगा पूर्वी पठार। पूर्व के भी तो पठार है, क्योंकि हम पठारों के बीच में जो है पठार पढ़ रहे हैं। तो जो पूर्व के पठार हैं उसमें क्या क्या आएगा, उसमें आपका आ गया एक तो आप आ गया बघेलखंड, बघेलखंड का पठार आ गया। छोटा नागपुर का पठार आपका आ गया, ठीक है। आ, छत्तीसगढ़ का पठार आ गया, और आपका जो है दंडकारण्य आ गया, और आपका जो है मेघालय का पठार आ गया। ठीक है, ये बेसिकली ये आ गए। तो अब जब मैं आपको पठार के बारे में पढ़ाऊंगी तो आप इन नामों से परिचित रहिएगा, ठीक है। और फिर आगे जो इसको हम डिवाइड करेंगे, तो एक तो हो गया आपका जैसे कि मैंने बताया था पूर्वी घाट,
पर्वत, और थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं ऊपर लिख देती हूँ। और अगला जो है ये है पश्चिमी घाट पर्वत। तो देखो हमें इतना हमें हमें पढ़ना है, तो कमर कस लीजिएगा, मजाक कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसको मैप में पढ़ते हैं। ये देखिए, अब जब मैं मैप में पढ़ाऊंगी ना तो आपको ना ये जो नाम है आपको सारे परिचित परिचित लगेंगे, उसमें ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए पठार के बारे में मैं पढ़ाऊंगी। ये पठार है ना जो मैंने लिखा है भाई, मालवा का पठार हो गया, बुंदेलखंड का पठार हो गया, छोटा नागपुर का पठार हो गया, बघेलखंड का पठार हो गया, दक्कन का पठार हो गया, तेलंगाना का पठार हो गया, कर्नाटक का पठार हो गया, दंडकारण्य का पठार हो गया, और ये शिलोंग का पठार, शिलोंग का पठार, मेघालय का पठार। तो ये जो मैप है, ये वाला मैप जो है आपको बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया है। तो आप इसको अच्छे से इसको देखिएगा, और इसमें थोड़ा सा क्रम आप देखिएगा। इसमें क्रम जो आप देखेंगे वो देखेंगे इस तरीके से कि भाई इसके उत्तर पूर्व में इसके पूर्व में कौन सा है, उत्तर पूर्व में कौन सा हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से दक्षिण में कौन सा हो गया, तो ऐसे पूछ लेता है। तो इस तरीके से इस मैप को आप अच्छे से करिएगा। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं, पूरा तो आज नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा हम जान लेते हैं। थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जो हम अपराधी पे पठार हम जो पढ़ रहे हैं, जो हम सेक्शन डिवाइड कर रहे हैं, तो वो आखिर हम उसमें जो हमने पहला जो हमारा था कि अरावली श्रेणी, अरावली श्रेणी के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। थोड़ी थोड़ी इसमें जो हम है ना इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड करते रहेंगे। इधर लिख देती हूँ मैं थोड़ा सा, ये है अरावली श्रेणी। तो अरावली श्रेणी के बारे में मैंने आपको बताया है कि बेसिकली ये जो है राजस्थान में पड़ेगी, है ना। ये तो हम काफ़ी देर से हम यही अरावली श्रेणी के बारे में ही पढ़ रहे हैं और राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसकी खास बात ये है, इसकी खास बात ये है कि आप दिल्ली की ट्रेन में बैठिए और अहमदाबाद तक आप पहुंचिए, और आपको एक सतत जो है आपको एक पर्वत श्रृंखला मिलेगी, और वो जो है वो है अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है। अच्छा, इसकी खासियत ये है कि इसकी खासियत ये है कि ये ना विश्व का जो है प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत है। मतलब ये सबसे पुराना है, ये मान के चलिए ये जो है ना हिमालय से भी पुराना है। तो ये प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। काफ़ी इसका अपर्दन हो चुका है, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो है दिल्ली से अहमदाबाद तक आप चलिए तो आपको ये पर्वत श्रेणी दिखाई देगी। लगभग ये है 1100 किलोमीटर के करीब है ये, ठीक है। और यहाँ से बेसिकली निकलती है लूनी नदी, जो कि मैंने आपको बताया था। लूनी नदी गिर जाती है कहाँ पे, कच्छ के रण में, कच्छ के रण में। अब कच्छ का रण कहाँ है, ये देखिए, ये रहा, ये है अरावली पर्वत श्रृंखला। तो अच्छे से हो जाएगी आपकी। मैप ले लीजिएगा, इसको देखते रहिएगा, तो बहुत आसानी से आप चीज़ों को कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमने अरावली पर्वत के बारे में क्या जाना, अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन देखनी है वो ये, एक तो भाई ये राजस्थान में है, दूसरा यहाँ पे क्या है कि दिल्ली से अहमदाबाद तक है, लगभग 1100 किलोमीटर। प्राचीनतम जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है ये, ठीक है। ऐसे पूछ लेता है, एग्जाम में पूछ लेता है। और नदी कौन सी निकलती है यहाँ से, लूनी नदी है, ठीक है। और गिरती कहाँ पे है वो, कच्छ के रण में। तो कितनी सारी इन्फॉर्मेशन हो गई, है ना। तो ये धीरे धीरे जब आप ऐड करेंगे तो आपकी चीज़ें तैयार होंगी। इसको करने का तरीका ही यही है, एकदम से आप सारी चीज़ें जो है तैयार नहीं कर पाएंगे। तो उसका तरीका सिर्फ यही है कि जब भी आप ये पढ़ें तो एक तो आप जो है निकाल लें मैप को, और मैप को निकालने के बाद थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन ऐड करते रहिए, और थोड़ा थोड़ा नामों से परिचित होते रहिए। जैसे कि अब मैंने लूनी नदी बता दिया, ये मैं आपको अपवाह तंत्र में भी बताने वाली हूँ, पर मैं पहले इसलिए बता रही हूँ कि जब मैं आपको अपवाह तंत्र पढ़ाऊंगी तो चूंकि आप पहले से जान रहे होंगे तो आपको वहाँ वो टॉपिक आसान लगेगा।
अब आते हैं दूसरे उस पे। तो ये देखिए, अब आते हैं हम मालवा के पठार पे। मालवा का पठार जो है, इसमें तो इसने नहीं दे रखा है, लेकिन मालवा का पठार ये बैठेगा, देखो कौन से वाला हिस्सा बैठेगा, ये वाला। ये तो भाई इसने नाम लिख रखा है विंध्य, ये वाला हिस्सा बैठेगा मालवा का पठार। आप अगर यहाँ देखें तो मैंने जैसे आपको बताया था कि भाई बेसिकली ये देखो, ये तो है ताप्ती नदी, मैं फिगर में समझा देती हूँ थोड़ा। ये तो होगी ताप्ती नदी, और ये होगी आपकी नर्मदा नदी। क्योंकि मैंने बताया था कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी का की एक विशेष कहानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगी सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, और नर्मदा के आप अगर ऊपर में जाएंगे तो आपको मिलेगी विंध्यन श्रेणी। ये जो आपने जो विंध्य श्रेणी लिखा है ना, ये देखो ये इन्होंने बना रखा है ना, ये सतपुड़ा है, और इसके जो उत्तर में है वो विंध्य श्रेणी है। ठीक है, और यहाँ ये हो गया आपका जो है अरावली श्रेणी। तो ये वाला जो हिस्सा है ये है मालवा प्लेटू। तो इस मालवा प्लेटू की खास बात क्या है, ये देख लिया। ये जो मालवा प्लेटू है, ये वाला जो है, ये जो मालवा प्लेटू है, ये मालवा प्लेटू कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में पड़ेगा और छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। ठीक है, इसकी खास बात ये कि ये आर्कियन क्रम की चट्टानों का बना हुआ है, पुरानी जो है चट्टानों का ये बना हुआ है, इसकी खासियत ये है। ठीक है, तो अगर आप इसको पूछें कि इसके उत्तर पश्चिम में, इसके उत्तर पश्चिम में आपको जो है अरावली श्रेणी मिल जाएगी, और चंबल बेतवा जो है यहाँ पे नदियाँ हैं, है ना। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब आज हम थोड़ा बस यही थोड़ा सा हम जानेंगे। ठीक है, इनकी जो है इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि जो आपकी जो ये है, यहाँ पे हमने अरावली के बारे में पढ़ लिया, हमने मालवा प्लेटू के बारे में पढ़ लिया। अब हमने जो हमारा जो पहला वो था, जो हमने ये डिवीजन करा था मध्यवर्ती उच्च भूमि, तो मध्यवर्ती उच्च भूमि में हम क्या पढ़ रहे थे, मध्यवर्ती उच्च भूमि में हम पढ़ रहे थे कि भाई एक तो मालवा का पठार है, भाई अरावली श्रेणी तो हमने पढ़ी ली, मालवे के पठार में हमने पढ़ लिया। अब हम बुंदेलखंड का पठार पढ़ेंगे और विंध्य श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। जो पढ़ेंगे अब जो दूसरा आता है वो है बुंदेलखंड का पठार। तो ये जो बुंदेलखंड का पठार है ये इसके पूर्व में ही पड़ेगा। आप देख रहे हो ये मालवा का पठार है और ये बुंदेलखंड का पठार है। ठीक है ना, तो ये जो है मालवा पठार है, मालवा पठार के पूर्व में अगर आप जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, और अब हम चूंकि ये मध्यवर्ती ये उच्च भूमि है, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती का मतलब क्या है, बीच की उच्च भूमि है, ये मध्यवर्ती उच्च भूमि है, तो इसमें हम विंध्य श्रेणी और पढ़ेंगे। तो विंध्य श्रेणी को एक बार देख लेते हैं। विंध्य श्रेणी को हम उस वाले मैप में देखते हैं, देखो ये दोनों इकट्ठे हैं, देखो इसमें मैं दिखा देती हूँ। तो ये है विंध्य श्रेणी। तो विंध्य श्रेणी जो है, विंध्य श्रेणी की खास बात ये है, देखो भाई ये किस कहाँ कहाँ पड़ेगी विंध्य श्रेणी, आपकी उत्तर प्रदेश में पड़ेगी।
मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में? ये आप मैप में देख के मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि जो विंध्य श्रेणी है वो किस किस राज्य के अंतर्गत आती है, ठीक है, कहाँ कहाँ इस। तो विंध्य श्रेणी की खास बात देखो ये है, विंध्य श्रेणी जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है, ये इसकी खास बात है, ठीक है। तो अब जो है हमने दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत हमने जो है 2 सेक्शन हमने पढ़ लिए हैं। 2 सेक्शन में हमने क्या पढ़ा है, एक तो हमने अरावली पर्वत पढ़ लिया है हमने, एक हमने पढ़ लिया है मध्यवर्ती उच्च भूमि। अब जो हमारा जो तीसरा सेक्शन है ये जो है दक्कन का जो पठार है, ठीक है, और पूर्वी जो पठार है, और पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है, ये पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है। तो आप सभी से फिर अगली क्लास में मुलाकात होगी। नमस्कार।